हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अब से इस चैनल पर क्लास 10th के फिजिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट होने जा रहा है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बस लेक्चर्स देखनी है। उस लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा और जो चैप्टर्स होंगे चैप्टर्स का नोट भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। और वो हैंड रिटन नोट्स हैं और वो नोट्स ऐसे हैं कि अगर आप उससे तैयारी कर लेते हो तो फिर ना आपको रेफरेंस बुक पढ़ने की ज़रूरत है और ना ही एनसीईआरटी बुक पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आज जो हमारा पहला चैप्टर है वो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें हम लोग 9 टॉपिक कवर करेंगे, मतलब इस लेक्चर में। तो पहला जो टॉपिक है वो है लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज़ एंड इट्स नेचर। इसमें हम लोग लाइट, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके नेचर के बारे में बात करेंगे। दूसरे टॉपिक में ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। तीसरे टॉपिक में प्लेन मिरर, फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन अ प्लेन मिरर, मतलब प्लेन मिरर में जो रिफ्लेक्शन होता है वो कैसे होता है, उसका डायग्राम कैसे बनता है वो देखेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होती है वो समझेंगे। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के कितने टाइप जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस, ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस लाइट चैप्टर में हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे वो देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर, मतलब प्लेन मिरर में किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो कैसे बनेगा, उसका डायग्राम कैसा होगा वो देखेंगे। एंड लास्ट लैटरल इन्वर्जन क्या होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहला टॉपिक अपना लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज एंड इट्स नेचर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलो यार शुरू करते हैं हम लोग अपना पहला चैप्टर जो कि है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आगे के टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम लोग पहले देख लेते हैं या फिर समझ लेते हैं कि रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं। तो रिफ्लेक्शन इज़ बेसिकली कमिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर फॉलिंग ऑन सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, मतलब कि लाइट का वापस आना जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे गिरे, मतलब ये लाइट किसी भी सरफेस के ऑब्जेक्ट पे गिरी, ठीक है, और वो वापस आई, तो इस वापस आने को क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है वाइट बोर्ड और ये इसका सरफेस है, लाइट आ रही है और इस पर फॉल होगी, मतलब आकर के गिरेगी इसके सरफेस पे, फिर गिरने के बाद वो वापस जाएगी। तो इस वापस जाने को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका डिफिनेशन मैं लिख देता हूँ। अब ये समझ लेते हैं कि आखिर रिफ्लेक्शन ज़रूरी क्यों है हमारे डेली टू डेली लाइफ में, या फिर रिफ्रैक्शन क्यों ज़रूरी है हमारे डेली टू डेली लाइफ में। देखो, सबसे पहले मैंने बता दिया कि रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन है कमिंग बैक ऑफ लाइट, कि कब, किसी भी सरफेस पे गिरने के बाद। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ज़रूरी क्यों है। तो देखो, अगर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, मतलब अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं होगा या फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नहीं होगा, रिफ्लेक्शन मैंने नहीं बताया अभी, रिफ्लेक्शन हम लोग आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि आखिर होता क्या है, अभी मैं नहीं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं बस उसका ज़रूरत बता रहा हूँ कि आखिर क्यों ज़रूरी है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखो यारो, अगर रिफ्लेक्ट नहीं करेगी लाइट या फिर रिफ्रैक्ट नहीं करेगी लाइट, तो सबसे पहले आप ये जान लो कि चाहे कितना भी रोशनी हो, आप लोग कुछ नहीं देख पाओगे अगर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगी तो। ठीक है, या फिर रिफ्रैक्ट नहीं करेगी तो। ठीक है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, कुछ नहीं देख पाओगे, कुछ भी नहीं देख पाओगे। ठीक है, और दूसरा हम लोगों को पता है कि आँख से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोग दूर का नहीं देख पाते हैं, कुछ लोग पास का नहीं देख पाते हैं, और इन प्रॉब्लम्स को ठीक किया जाता है स्पेक्स लगा के, चश्मा लगा के। तो अगर लाइट रिफ्रैक्ट नहीं करेगी तो आप चाहे कितना भी चश्मा लगा लो, कैसा भी, कितने भी पावर का लगा लो, आपका आँख, उसमें जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हो सकती। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिससे हम लोग बता सकते हैं कि लाइट का रिफ्लेक्ट होना या फिर रिफ्रैक्ट होना कितना ज़रूरी है डेली टू डेली लाइफ में। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारा टॉपिक है लाइट। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइट। तो लाइट क्या है, लाइट है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स, मतलब इसका मतलब ये है कि लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है।
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग फोटॉन्स बोलते हैं। तीसरा पॉइंट कि लाइट इज़ नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस। लाइट ज़रूरी क्यों है? लाइट अगर नहीं हो तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, अगर लाइट नहीं हो तो हम कुछ देख नहीं पाएंगे और पूरे दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा लगेगा। और भगवान ने जो हमें आँखें दी हैं वो ऐसी आँख नहीं है कि हम अंधेरे में देख पाएँ। तो अगर लाइट नहीं होगी तो हम लोग कुछ नहीं देख पाएंगे। चौथा पॉइंट, लाइट कैन बी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका मतलब क्या है कि जो लाइट है वो किस में कन्वर्ट किया जा सकता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आप लोगों ने देखा होगा सोलर पैनल आते हैं, ब्लैक कलर के स्लेट्स रहते हैं, उसमें उसको क्या होता है, उसको धूप में रखा जाता है। वो क्या करता है, धूप जो उसके ऊपर गिरती है, मतलब लाइट जो उसके ऊपर गिरती है, वो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, ये था हमारा लाइट और उसकी कुछ पॉइंट्स थे जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, मतलब कि लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टी है। और ठीक है, चलिए चलो यार, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, टोटल मैंने 4 प्रॉपर्टी लिखाई है। पहला प्रॉपर्टी है लाइट रिफ्लेक्ट्स। मतलब लाइट क्या होता है? लाइट रिफ्लेक्ट करती है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया है कि जब भी लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे गिरती है तो वो वापस आती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट लाइट रिफ्रैक्ट, मतलब लाइट रिफ्रैक्ट भी करती है। रिफ्रैक्ट मैंने क्या बताया? रिफ्रैक्ट हम लोग आगे के क्लासेस में, मतलब आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब लाइट जो ट्रैवल करती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। फॉर एग्जांपल, लाइट जब भी ट्रैवल करेगी, अगर आपने ऐसे टॉर्च जलाया, वो ऐसे करके आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ही बढ़ता है, ऐसे नहीं कि अगर वो ऐसे जा रहा है तो फिर ऐसे आ जाएगा, नहीं। लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। चौथा पॉइंट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मतलब अगर इस 10⁸ को हम लोग खोलेंगे तो ये आएगा हमारे पास कुछ 30 करोड़ मीटर पर सेकंड। मतलब लाइट की जो स्पीड है एयर में वो कितनी है? 30 करोड़ मीटर पर सेकंड। ठीक है, जब इस मीटर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में, अगर मतलब मान के चलिए, अगर आप लोग को देखना है कि किलोमीटर में कितना डिस्टेंस होगा तो आप लोग भी ये कर सकते हैं। वैसे 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड कवर करता है लाइट। मतलब लाइट की जो स्पीड है वो 1 सेकंड में कितनी है? 3 लाख किलोमीटर की। 1 सेकंड में जो स्पीड जो है, जो तय करता है दूरी लाइट, वो है 3 लाख किलोमीटर की। ठीक है, और स्पीड जो है लाइट की वो साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा है। साउंड की स्पीड लाइट की स्पीड से कम है। आप लोगों ने देखा होगा दीपावली में जब आप पटाखे छोड़ते हो, आप क्या, मैं भी छोड़ता हूँ, ठीक है, या फिर जब बिजली चमकती है तो बिजली पहले चमकती हुई दिखलाई देती है और उसकी आवाज़ बाद में आती है, या फिर पटाखा पहले फूट जाता है बाद में आवाज़ आता है कि नहीं? तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि लाइट की जो, फॉर एग्जांपल बिजली जब चमकती है तो पहले हम लोग को बिजली चमकती हुई दिखलाई देती है, तो इसका मतलब ये है कि लाइट की जो स्पीड है वो ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग की आँखों तक बहुत जल्दी पहुँच जाती है, और साउंड की जो स्पीड है वो कम है, जिसके वजह से हम लोगों को आवाज़ जो है वो देर में सुनाई देती है। ठीक है, अब चलते हैं हम, आई होप कि आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट समझ में आ चुका है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा नेचर ऑफ लाइट। तो चलो यार, जो नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारे पास वो है नेचर ऑफ लाइट। इसमें हम लोग बात करेंगे कि लाइट की जो नेचर होती है वो कैसी होती है। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे, आप लोगों के लिए आपके कुछ दोस्त बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, जिनका नेचर बहुत अच्छा होगा, ठीक है, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका नेचर आपके लिए बहुत ख़राब होगा, ठीक है, और आपके पास उसकी एक थ्योरी भी होगी जिसके वजह से आपको लगता है कि वो बंदा, उसका नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा है, या फिर कोई बंदा उसका नेचर बहुत ख़राब है। ठीक है, मतलब बेसिकली आपको पता है कि कुछ का नेचर कैसा है और कुछ का नेचर कैसा है। उसी तरह ठीक हम लोग लाइट के नेचर के बारे में जानेंगे कि लाइट का नेचर कैसा है। इसके लिए हमारे पास 2 थ्योरी है। ठीक है, जैसे आपके पास रीज़न रहता है कि कौन दोस्त आपका अच्छा है और कौन दोस्त ख़राब है, जो फिर सिर्फ नाम का दोस्त है। ठीक है, वैसे ही लाइट का नेचर बताने के लिए 2 थ्योरी है। ठीक है, पहली है वेव थ्योरी। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी,
लाइट इज कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपगेशन। मतलब वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट को क्या माना गया है, वेव माना गया है। क्या माना गया है, वेव। और वो कौन सा वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेव कैसा होता है, वेव ऐसा होता है, मतलब लाइट को क्या माना गया है, वेव ऐसा, ठीक है। और वो कौन सा वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक बात मैं बताना चाहूँगा, आप लोगों को अभी क्या करना है, आप लोगों को बस अभी याद करना है, क्या याद करना है कि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। क्योंकि वेव के बहुत सारे टाइप्स आते हैं, उसमें से लाइट वेव है और वो वेव कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इससे ज़्यादा ना आपको सोचना है और ना समझने की कोशिश करनी है क्लास 10th के लिए, ठीक है। मैंने भी इन सब चीज़ों के पीछे क्लास 10 में बहुत सारी टाइम वेस्ट की है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, आखिर कैसे होता है, क्यों होता है, इस सब के पीछे किसी भी चीज़ को जानने की ज़रूरत बहुत अच्छी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे इसका रीज़न पता होना चाहिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी हम लोग अननेसेसरी चीज़ों के पीछे भागते हैं जिनका रिजल्ट ये निकलता है कि हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अभी आप लोग को बस उतना याद रखना है जितना मैं बता रहा हूँ। तो इस थ्योरी में क्या बताया गया, इस थ्योरी में ये बताया गया कि लाइट क्या है, एक वेव है और वेव की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो कौन सी वेव है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको आगे बढ़ने के लिए, मतलब प्रोपगेशन के लिए, प्रोपगेशन मतलब ट्रैवल करना, ट्रैवलिंग के लिए कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ जिसके वजह से आपको शायद समझ में आ जाए। चलिए, सूरज है, सूरज से लाइट कहाँ आती है, अर्थ पर आती है। और जो लाइट का जो मतलब कि पाथ रहता है वो क्या है, पूरा का पूरा स्पेस कवर करके आती है वो, है ना। स्पेस ट्रैवल करती है तभी तो अर्थ तक पहुँचती है, ठीक है। तो स्पेस में एयर मीडियम तक नहीं है, तो फिर लाइट कैसे ट्रैवल करी होगी। तो इसका मतलब तो यही तो है कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आगे बढ़ने के लिए, प्रोपगेशन के लिए किसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल जैसे हम बोल रहे हैं, सामने कोई लड़का है उसको सुनाई दे रहा है, और वो कैसे सुनाई दे रहा है, क्योंकि हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो मीडियम क्या है, जो मेरा साउंड जो निकल रहा है वो किसके थ्रू ट्रैवल कर रहा है, मीडियम के थ्रू। और वो मीडियम कौन है, एयर मीडियम है। यही सेम चीज़ अगर मैं जा कर के बोलूँ स्पेस पे और वही लड़का खड़ा रहे, मतलब मेरे पास रहे, तो चाहे मैं जितना भी ज़ोर से बोल लूँ, कितना भी ज़ोर से चिल्ला लूँ, उसको आवाज़ नहीं जाएगी, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए, प्रोपगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन लाइट को नहीं पड़ती। इसका मतलब क्यों, क्योंकि लाइट एक वेव है और वो वेव कौन सी है, वो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। आई होप आपको ये वेव थ्योरी अब समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट थ्योरी है पार्टिकल थ्योरी। अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी, लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। मतलब पार्टिकल थ्योरी में क्या बताया गया कि लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी होती है, और वो पार्टिकल का नाम क्या है, फोटॉन्स नाम है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ठीक है। अब जो चीज़ हमें समझनी है, देखा जाए तो लाइट का हमारे पास दो नेचर आ गया, पहला वेव नेचर और दूसरा पार्टिकल नेचर। तो लाइट जो है रिफ्लेक्ट भी करती है, हमें पता है, और रिफ्रैक्ट भी करती है, वो भी हमें पता है, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट में पढ़ लिखा था, ठीक है, कि लाइट जो है रिफ्लेक्ट भी करती है और लाइट क्या करती है, रिफ्रैक्ट भी करती है। तो लाइट का रिफ्लेक्शन और लाइट का रिफ्रैक्शन तभी प्रूफ हो सकता है जब हम लोग ये मानेंगे कि लाइट पार्टिकल नेचर की है। अगर हम लोग मान लेंगे कि लाइट वेव नेचर की है तो ये कभी प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि लाइट जो है रिफ्लेक्ट भी करती है और रिफ्रैक्ट भी करती है। सेम तरीके से ही लाइट जो है डायफ्रैक्ट भी करती है, जो कि अभी आप लोगों को नहीं पढ़ना, पर क्लास में पढ़ते हैं। लाइट डायफ्रैक्ट भी करती है, ये क्या होता है इसके बारे में जानना भी नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ, वो आपको सुनना है। लाइट डायफ्रैक्ट भी करती है, लाइट इंटरफेयर भी करती है, और पोलराइजेशन ऑफ लाइट भी होता है। तो ये तीनों जो फिनोमेना है, ये तीनों फिनोमेना तभी प्रूफ कर सकते हैं हम जब हम मानेंगे कि लाइट वेव नेचर की है। अगर हम मानेंगे कि लाइट सिर्फ पार्टिकल नेचर की है तो ना डायफ्रैक्शन, ना पोलराइजेशन ऑफ लाइट और ना इंटरफेरेंस प्रूफ कर सकेंगे। तो देखा जाए तो अब हम लोगों के पास दो नेचर ऑफ लाइट है और दो थ्योरी भी है। तो इन दोनों थ्योरी को मिला करके हमारे पास एक नई थ्योरी बनाई गई जिसको हम बोलते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, जिसमें क्या बताया गया कि लाइट जो है डुअल नेचर की है, मतलब लाइट पार्टिकल नेचर की भी है और वेव नेचर की भी है। दैट्स इट, आपको इसमें इतना ही पढ़ना था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा वो है लुमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे लुमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट, तो
ऑब्जेक्ट विच इमिट देयर ओन लाइट इज कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट। वैसे ऑब्जेक्ट जो इमिट मतलब क्या होता है, छोड़ना। वैसे ऑब्जेक्ट जो अपनी रोशनी छोड़ते हैं, मतलब उनकी खुद की रोशनी होती है, वैसे ऑब्जेक्ट जो अपनी रोशनी इमिट करते हैं, छोड़ते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल इसका हो जाएगा सन, स्टार, टॉर्च, बल्ब, लैम्प एटसेट्रा। इसको हम लोग बोलेंगे लुमिनस ऑब्जेक्ट, क्योंकि सन की खुद की रोशनी होती है, स्टार की खुद की रोशनी होती है, टॉर्च की खुद की रोशनी होती है, लैम्प की खुद की रोशनी होती है। अब हम लोग बात करेंगे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट विच इमिट्स लाइट बट नॉट देयर ओन। यहाँ पे देयर की स्पेलिंग गलत है। चलो, अब नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट इसको बोलेंगे। तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट वैसे ऑब्जेक्ट हैं जो कि लाइट इमिट तो करते हैं, मतलब लाइट छोड़ते तो है, लेकिन उनकी खुद की लाइट नहीं होती है, वो दूसरे की होती है। फॉर एग्जाम्पल मून। रात में मून चमकता है कि नहीं चमकता है, लेकिन हम लोगों को पता है कि जो मून की रोशनी रहती है वो अपनी नहीं होती है कि नहीं। वेरी गुड। जैसे कि टेबल, जैसे कि चेयर। अब आप लोग बोलोगे कि सर चेयर और टेबल कहाँ चमकता है, तो हम लोगों को ये पता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो लाइट छोड़ते हैं। सबसे पहले लुमिनस ऑब्जेक्ट, वो तो अपनी लाइट छोड़ते हैं, और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट वो दूसरों की लाइट छोड़ते हैं। तो दूसरे की लाइट कब? फॉर एग्जांपल ये वाइट बोर्ड भी अभी लाइट छोड़ रहा होगा, लेकिन ये इसकी खुद की नहीं होगी, इसके ऊपर कोई लाइट रे आएगी, वो फिर इसको छोड़ करके वापस जाएगी, मतलब इससे टकरा करके वापस जाएगी। इसका मतलब कि हर ऑब्जेक्ट लाइट छोड़ता है, कोई अपना या फिर कोई दूसरे का, और जो दूसरे को छोड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट छोड़ना। क्या छोड़ना? रिफ्लेक्टेड लाइट छोड़ना। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लुमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट भी लाइट इमिट करता है, लाइट छोड़ता है, लेकिन वो कैसी लाइट होती है? वो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है। लेकिन लुमिनस ऑब्जेक्ट जो होता है वो उनकी खुद की लाइट होती है, वो रिफ्लेक्टेड लाइट नहीं होती, वो डायरेक्ट छोड़ते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं मिटा रहा हूँ, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के टॉपिक पर जाने से पहले हम लोगों को समझना है कि रे और बीम क्या होती है। तो रे, स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। मतलब जब हम लोग लाइट को एक स्ट्रेट लाइन से दिखाएंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे। ठीक है। बीम क्या है? ग्रुप ऑफ रेज पैरेलल टू ईच अदर इज कॉल्ड बीम। मतलब बीम किसको कहेंगे? रे के ग्रुप को। फॉर एग्जाम्पल एक रे है यहाँ पे, एक रे और एक रे और वो सारी की सारी रे एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। तो वैसे ग्रुप ऑफ रेज जिसमें रे एक दूसरे के पैरेलल हो उसको हम क्या कहेंगे? बीम कहेंगे। अगर आपको इतना क्लियर है तो अब हम लोग आगे अपने टॉपिक प्लेन मिरर पे बढ़ते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ हो रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। चलो तो शुरू करते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है प्लेन मिरर का। प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर में मिरर मतलब तो शीशा, ये हम लोग सब जानते हैं। और प्लेन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो हम लोगों ने प्लेन पढ़ा, उस प्लेन का मतलब था पेज, सरफेस या फिर साइड। लेकिन हम लोगों को ये भी पता है कि एक ही वर्ड के सेंटेंस के साथ साथ या फिर चीज़ों के साथ साथ अलग अलग मीनिंग निकल सकती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस प्लेन का मतलब है एकदम सीधा। क्या? एकदम सीधा। तो प्लेन मिरर जो होगा मतलब जो शीशा होगा वैसा शीशा जो एकदम सीधा होगा, ऐसा। ठीक है, ये है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो आपके बुकों में या फिर आपकी किताबों में जो डायग्राम बना होगा वो कुछ ऐसा होगा, एक सीधी लाइन और इसके पीछे ऐसे डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये है आपका प्लेन मिरर का डायग्राम। अब इसके पीछे ये ऐसे क्यों दिया रहता है? सबसे बड़ा रीज़न तो ये होगा आप लोगों के दिमाग में। तो इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। ठीक है, ये एक टू साइड मिरर, मतलब शीशा है, ग्लास है, जिसके हम लोग आर पार देख सकते हैं। तो इधर है चिंटू भैया और इधर है पिंटू भैया।
ये दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं, ठीक। अब मैंने क्या कहा, मैंने क्या किया, मैंने पीछे पॉलिश कर दिया। क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। किस चीज़ से? सिल्वर से। किस चीज़ से? सिल्वर की पॉलिश कर दी मैंने पीछे। तो उस पॉलिश को हम लोग किससे दिखलाते हैं? इस लाइन से दिखलाते हैं। अब ये पॉलिश करने से क्या फ़ायदा हुआ? इस पॉलिश करने से जो ये 2 साइड मिरर था, 2 साइड ग्लास था, मतलब चिंटू भैया इधर देख सकते थे और पिंटू भैया इधर देख सकते थे। अब वो चीज़ नहीं होगी, अब बस चिंटू भैया अपने आप को देख सकेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये क्या बन गया? 1 साइड मिरर। तो पॉलिश क्यों करा जाता है? ताकि किसी भी ग्लास को या फिर मिरर को 1 साइड मिरर बनाया जा सके, ठीक है। तो प्लेन मिरर ऐसा होता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मैं क्लास 10th में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर पढ़ रहा था, तो जब प्लेन मिरर का सबसे पहले इंट्रोडक्शन आया था, तो मुझे लगता था कि वो जो एरोप्लेन में जो विंडोज़ नहीं लगे रहते हैं, जो 2 साइड मिरर होते हैं, जिसके इधर भी देख सकते हैं हम लोग, है कि नहीं, तो बाहर की साइड भी देख सकते हैं, तो वो होता है एक्चुअली प्लेन मिरर। लेकिन जब मैंने आगे पढ़ा तो मुझे पता चला कि प्लेन मिरर वो मिरर है जो आपके घर में अलमीरा जो होते हैं, जिसमें हम लोग जाकर के बाल सही करते हैं, तो वो मिरर होते हैं, मतलब प्लेन मिरर उसको कहा जाता है, ठीक है। तो प्लेन मिरर वैसे मिरर होते हैं जो अलमीरा में लगे रहते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों को आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि प्लेन मिरर किसको कहते हैं, ठीक है। तो प्लेन मिरर समझ में आ गया, उसका डायग्राम कैसे बनता है ये भी समझ में आ गया, ये पीछे साइड पे ऐसा क्यों दिया रहता है ये भी समझ में आ गया। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमें समझनी है वो है कि प्लेन मिरर पे रिफ्लेक्शन कैसे होता है और फिर इसका डायग्राम कैसे बनता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास प्लेन मिरर, ये पीछे पॉलिश करा हुआ है, बहुत गंदा पॉलिश किया मैंने, सॉरी, फिर से कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये प्लेन मिरर, अब ये है एक रे ऑफ लाइट। अब मैंने क्या बताया कि रे किसको बोलते हैं? जब लाइट को हम लोग स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको हम लोग रे बोलेंगे, ठीक है। तो ये रे जा करके गिर रही है इस पॉइंट पर, मतलब कि मिरर के इस पॉइंट पर। तो जिस पॉइंट पर रे जा करके गिरती है उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, चलो अब हमको पता है कि ये लाइट जो जाकर के गिर रही है वो वापस आएगी, तो वो कुछ ऐसे वापस आती है, ठीक है। तो लाइट जो जाकर के गिरती है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या मतलब? जो लाइट जाकर के गिरती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, ठीक है। इंसिडेंस मतलब होता है जाकर के गिरना, मतलब पहले जो जाकर के चीज़ गिर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट। तो जो रे जाकर के पहले गिरेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये रे ही तो है। और जो रे जाकर के गिर रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। और जो रे वापस आ जाती है, ये जा रही है और ये वापस आ रही है, तो जो रे वापस आ जाती है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। अब ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे। अब इस पॉइंट पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ करें? परपेंडिकुलर लाइन ऐसे डॉट से, तो इस लाइन का एक नाम होगा। इस लाइन का नाम क्या होगा? नॉर्मल लाइन। अब मैंने क्यों किया? क्योंकि इस लाइन का एक काम है। इस लाइन का काम क्या है? ये लाइन ये पूरे के पूरे मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे से मिल रही एंगल को, मतलब से बन रही एंगल को, जो ये एंगल है उसको बीच में से काटता है, मतलब बाइसेक्ट करता है और 2 बराबर बराबर एंगल में बांट देता है, 2 बराबर बराबर एंगल में बांट देता है। फॉर एग्जांपल, अगर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे से यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, तो ये जो नॉर्मल हमने लाइन ड्रॉ करा वो इसको बराबर बराबर हिस्से में बांट देगा। फॉर एग्जांपल, ऊपर में कितनी डिग्री बन जाएगी? 30 डिग्री, और नीचे में भी 30 डिग्री, ठीक है। तो जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल लाइन है, ये दोनों से जो मिल करके एंगल बन रही है यहाँ पे इतनी सी, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम लोग लिखते हैं एंगल आई, ठीक है। अब जो ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल लाइन है, ये ऐसे जो जा करके यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, इसको ये दोनों जो लाइन से मिल करके जो एंगल बनती है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग लिखते हैं एंगल आर से, ठीक है। आई होप अब आप लोगों को इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब जो हम लोगों को नेक्स्ट पढ़ना है वो पढ़ना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हम लोगों ने पढ़ लिया कि इंसिडेंस रे पे जो रिफ्लेक्शन होता है वो कैसे होता है, उसमें रे को, कौन से रे को इंसिडेंट रे बोलते हैं, कौन सी रे को रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, नॉर्मल लाइन क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ये सब मैंने क्लियर कर दिया है। अब जो हम लोगों को नेक्स्ट पढ़ना है वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है।
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन जब भी होगा, मतलब लाइट किसी भी सरफेस पे गिरने के बाद जब भी वापस आएगी तो वो दो लॉ को फॉलो कर रही होगी। और वो पहली लॉ कौन सी है? वो लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब एंगल आई, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो हमेशा किसके बराबर होगी? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अब बहुत सारों को समझ में आ गया होगा और बहुत सारे को नहीं। तो मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि ये मेरा मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर मान लेते हैं। ये इंसिडेंट रे है क्योंकि जो रे जाकर के गिरती है वो इंसिडेंट होती है, और ये रिफ्लेक्टेड रे है क्योंकि ये रे वापस आ गई है, ठीक है। अब मान के चलिए इसके बीच में कुछ एंगल बन रहा होगा, ठीक है। वो एंगल मान लेते हैं 70 डिग्री बन रहा है। कितना? 70 डिग्री, ठीक है। तो अब हम लोग, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है क्योंकि वहाँ पे जाकर के रे जो है इंसिडेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे से अगर हम लोग एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करें, डॉटेड लाइन, तो उसका काम क्या रहता है? इस 70 डिग्री को दो बराबर हिस्से में बांट देना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ पे बनता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन के बीच में। इंसिडेंट रे ये हो गई और नॉर्मल लाइन ये, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगी वो बनेगी एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितनी होगी? 35 डिग्री के बराबर होगी क्योंकि 70 डिग्री को दो बराबर हिस्से में बांटा गया है। और ये भी, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल लाइन, ये दोनों के बीच में जो एंगल बनती है वो बनती है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग दिखाते हैं एंगल ऑफ आर से, जो कि 35 डिग्री होगा। तो इससे क्या हम कह सकते हैं कि हमेशा जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा। समझ में आ गया आप लोगों को कि पहला लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। वेरी गुड। दूसरा लॉ क्या कह रहा है कि इंसिडेंट रे, मतलब जो रे जाकर के गिरती है उसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे, जो रे वापस आ जाती है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। एंड नॉर्मल लाइन, जो हम लोग ड्रॉ करते हैं डॉटेड लाइन, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लाइन। ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन, यहाँ पे प्लेन का मतलब है पेज। क्या है? पेज, सरफेस, साइड, यहाँ पे प्लेन का मतलब है। तो इसका मतलब क्या कि इंसिडेंट रे जो है, रिफ्लेक्टेड रे जो है, या फिर नॉर्मल लाइन जो है, वो सब का सब सेम पेज पे एग्जिस्ट करेगा, सेम सरफेस पे एग्जिस्ट करेगा, सेम साइड पे एग्जिस्ट करेगा। इसको अगर दूसरे तरीके से समझना हो तो समझिए, आप लोग जो अभी इसका डायग्राम बना रहे होगे वो कुछ ऐसे कॉपी होगी, ठीक है। तो कॉपी पे जो आप बना रहे होगे उसमें आपके पास मिरर होगा, ये इंसिडेंट रे होगा, फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और ये नॉर्मल लाइन होगी। क्या आप जो इंसिडेंट रे बना रहे हो, रिफ्लेक्टेड रे बना रहे हो, या फिर नॉर्मल लाइन बना रहे हो, नॉर्मल लाइन बना रहे हो, तो क्या ये तीनों की तीनों जो लाइन है, क्या आपके सेम कॉपी के पेज पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है? क्या वो सेम कॉपी के पेज के सरफेस पे एग्जिस्ट नहीं कर रही? क्या वो सेम साइड पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना? ऐसा तो नहीं कि अगर आप जो ये इंसिडेंट रे बना रहे हो, ये जो इंसिडेंट रे आपने बनाया, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कुछ ऐसे बाहर आ रही है आपकी कॉपी से, नहीं है ना ऐसा? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दूसरा लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे जो होगी, रिफ्लेक्टेड रे जो होगी, या फिर नॉर्मल लाइन जो होगी आपकी, वो क्या सेम पेज पे एग्जिस्ट कर रही होगी, सेम सरफेस पे एग्जिस्ट कर रही होगी, सेम साइड पे एग्जिस्ट कर रही होगी। आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, और इसमें ज़्यादातर बच्चों को इसी में दिक्कत होती है कि आखिर ये क्या है। तो मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ पे प्लेन का मतलब क्या है? पेज है, सरफेस है, साइड है, ठीक है। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है अब टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें हमें बस दो टाइप के रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है, ठीक है।
तो रिफ्लेक्शन मतलब लाइट का वापस आना, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन दो टाइप का, पहला रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। पहले रेगुलर रिफ्लेक्शन को समझते हैं। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होगा? ऑकर्स ऑन स्मूथ सरफेस। रेगुलर रिफ्लेक्शन सिर्फ तब होगा जब सरफेस किसी भी ऑब्जेक्ट का स्मूथ होगा। क्या होगा? स्मूथ होगा। अब इस रिफ्लेक्शन में क्या होता है? इन दिस रिफ्लेक्शन पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड एज पैरेलल बीम ऑफ लाइट इन वन डायरेक्शन। मतलब कि इस रिफ्लेक्शन में क्या होगा? जब भी बीम मैंने क्या बताया था? ग्रुप ऑफ पैरेलल रेज, ठीक है। तो जो बीम होगी वो जब भी किसी भी स्मूथ सरफेस पे गिरेगी तो वो बीम बन के ही वापस लौटेगी। फॉर एग्जांपल इसको हम लोग ऐसा समझते हैं, ये आपका मिरर है जिसका स्मूथ सरफेस होता है, ठीक। ये एक रे, ये दो रे, ये तीन रे, तीनों आपस में पैरेलल है, मतलब ये बीम बन रही है, ठीक। ये बीम जाकर के किसी भी मिरर पे गिर रही है तो ये वापस आएगी, ये भी वापस आएगी और ये भी वापस आएगी। ठीक है। तो ये तीनों रे, मतलब ये तीनों रे ने मिल करके बीम बनी, और तो ये बीम जो है जाकर के किसी भी मिरर पे इंसिडेंट हो रही है, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद भी बीम ही है। और ये बीम भी क्या है? पैरेलल है, तीनों एक दूसरे से, ये भी पैरेलल है, और सब की सब इसमें एक डायरेक्शन में जा रही थी और दूसरे डायरेक्शन में वापस आ रही थी। तो इसका मतलब क्या समझना है हमें कि रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है वो हमेशा स्मूथ सरफेस पे होता है। और इसमें क्या होता है कि जो बीम जब भी किसी भी स्मूथ सरफेस पे गिरती है तो अगर वो सेम डायरेक्शन में, मतलब तीनों अगर साथ है, पैरेलल है, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी साथ रहेगी और पैरेलल रहेगी। नेक्स्ट, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑकर्स ऑन रफ सरफेस। मतलब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो होगा वो कहाँ होगा? रफ सरफेस पे होगा। मतलब ये स्मूथ सरफेस पे नहीं होगा, वो ये रफ सरफेस है, जैसे ये वॉल है, इधर ये वॉल है, जैसे वॉल रफ है, उस सरफेसेस पे होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? इन दिस रिफ्लेक्शन पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड एज रेज इन डिफरेंट डायरेक्शन। इसमें क्या हो रहा था? इसमें स्मूथ सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन हो रही थी उसको हम बोल रहे थे रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें क्या हो रहा था कि बीम जो है अगर एक साथ जा रही है, उसमें रेस, बीम की रेस जो है एक साथ जा रही है, एक डायरेक्शन में जा रही है, तो और वो स्मूथ सरफेस पे जाके गिर रही है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी एक साथ जाएगी, पैरेलल रहेगी और सेम डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन अगर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहाँ पे होता है? रफ सरफेस। तो रफ सरफेस को कुछ हम लोग ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। तो उस पर जब भी एक रे, दो रे और ये तीन रे मिलकर के क्या बनेंगे? और तीनों पैरेलल है तो ये मिलकर के बीम बनाएगी। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कोई किसी डायरेक्शन में जाएगी, कोई किसी डायरेक्शन में और कोई किसी डायरेक्शन में जाएगी। पहले केस में क्या हो रहा था? पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही थी और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी पैरेलल थी। लेकिन यहाँ पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्या हुआ? अलग अलग डायरेक्शन में चली गई। क्या बन करके? रेस बन के। ये रे बन गई, ये रे बन गई, ये रे क्यों बन गई? क्योंकि ये तीनों लाइन साथ में नहीं है और पैरेलल नहीं है। तो आई होप अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्शन में रेगुलर रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं। एक चीज़ जो आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जब भी मिरर में आपका इमेज बनता है, जब भी मिरर में आप खड़े रहते हो, आपके सामने तस्वीर बनती है, तो वो मिरर कैसा रहता है? स्मूथ सरफेस। तो जहाँ पे भी रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा वहाँ पे आपकी इमेज बनेगी ही बनेगी। फॉर एग्जांपल जैसे ये सरफेस स्मूथ है कि नहीं, तो इसमें एक बल्ब यहाँ पे आपको शायद नज़र आ रहा होगा चमकता हुआ, उसमें उसकी इमेज बन रही होगी, है कि नहीं। तो ये तभी पॉसिबल है जब रेगुलर रिफ्लेक्शन हो। समझ में आ रहा है आपको? वो ऑल्दो इतनी परफेक्टली इमेज नहीं बन रही होगी बल्ब की, क्योंकि ये बोर्ड जो है ये पॉलिश नहीं किया हुआ है किसी भी सिल्वर से, ना ही एल्यूमिनियम से, और ना ही ये ग्लास है, लेकिन फिर भी ये सरफेस स्मूथ है, जिसके वजह से पीछे जो बल्ब आपको दिखलाई दे रहा होगा उसकी इमेज इस पर बन रही है। आई होप अब आपको सब चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अरे यार, वीडियो ऑन करना भूल गया। ओके, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस।
इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू लाइट चैप्टर क्या है, और इमेजेस किसको बोलते हैं और कितने टाइप्स की होती है। तो ऑब्जेक्ट, एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज आइदर इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड रेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? वैसी कोई भी चीज़ मतलब तो ऑब्जेक्ट ही हो गया, लेकिन फिर भी वैसी कोई भी चीज़ जो लाइट छोड़ेगी, या तो अपनी लाइट छोड़ेगी फॉर एग्जांपल लुमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है, या तो दूसरों की लाइट छोड़ेगी फॉर एग्जांपल नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वैसी कोई भी चीज़ जो या तो अपनी लाइट छोड़े या दूसरों की लाइट छोड़े, उससे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट दो तरीके की हम लोग पढ़ेंगे अभी। वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इसको जो हम लोग फिगर बनाएंगे मतलब कि रे डायग्राम बनाएंगे, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट को जो हम लोग दिखलाएंगे डायग्राम में, उसमें बस एक छोटा सा पॉइंट से दिखलाएंगे, ठीक है। दूसरी ऑब्जेक्ट होती है वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। डायग्राम जो बनाएंगे तो डायग्राम में वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट को दिखलाएंगे एक एरो जो कि ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही हो। ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट इमेज, इमेज किसे बोलते हैं? इमेज तस्वीर को बोलते हैं। कब बनती है? जब हम लोग कैमरे में सेल्फी लेते हैं या फिर मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपकी इमेज बनती है किसमें? मिरर में। तो इमेज को बोलते हैं तस्वीर। इमेज होती है दो तरह की, पहली रियल, दूसरी वर्चुअल। तो रियल इमेज किसे बोलते हैं? इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। सॉरी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख दिया है, यहाँ पे इमेज होगा एक्चुअली ना। तो इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज, मतलब वैसा इमेज जो स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सके उसे हम क्या बोलेंगे? रियल इमेज। अभी जो बस डिफिनेशन है रियल इमेज का और वर्चुअल इमेज का, आपको बस उस पर ही ध्यान देना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या होगा कि इमेज फॉर्म्ड ऑन अ सिनेमा स्क्रीन। सिनेमा हम लोग जाते हैं, सिनेमा हॉल, वहाँ जो सिनेमा स्क्रीन पे जो इमेज बन रही होती है फिल्म की, तो वो जितनी भी इमेज रहती है वो क्या रहती है? रियल इमेज रहती है। क्या रहती है? रियल इमेज। नेक्स्ट वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज किसे बोलते हैं? इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, मतलब वैसी इमेज जिसको हम लोग स्क्रीन पे नहीं उतार सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, इमेज फॉर्म्ड बाई प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर में, फॉर एग्जांपल आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो, आपका इमेज बनता है, तो वो जो इमेज बनता है वो क्या होता है? वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है। तो ऐसे जो आने वाला जो लेक्चर्स है उसमें हम लोग बहुत सारे मिरर के बारे में पढ़ेंगे। प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। तो प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी, मतलब प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होगी वो हमेशा क्या होगी? वर्चुअल इमेज। लेकिन कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर जो आने वाले मिरर हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसमें वर्चुअल इमेज भी होगी और रियल इमेज भी होगी, और हमें डायग्राम बना करके बताना भी पड़ेगा कि कौन सी इमेज रियल है और कौन सी वर्चुअल है, ठीक है। तो उसका टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है। ये आने वाले लेक्चर्स में आपको खुद पता चल जाएगा कि रियल इमेज कब फॉर्म होती है और वर्चुअल इमेज कब फॉर्म होती है। अभी आपको बस क्या करना है? अभी आपको बस इसका डिफिनेशन याद करना है, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, और दिमाग में अगर कुछ उल्टे सीधे क्वेश्चंस भी आए तो उनको बोलना है चुप बैठ, ठीक है। चलते हैं अब। तो अब आपको समझ में आ चुका है ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, और इमेज दो तरीके की होती है, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। तो वैसी इमेज जो कि स्क्रीन पे आ जाए, स्क्रीन पे उतार सकते हैं, हम लोग नहीं उतार सकते, कोई भी नहीं उतार सकता, इसके लिए अलग मशीन्स आती हैं, ठीक है। तो वैसी इमेज जो स्क्रीन पे उतारी जा सके उसे हम रियल इमेज बोलते हैं, जो स्क्रीन पे ना उतारी जा सके उसको हम लोग वर्चुअल इमेज बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, मतलब प्लेन मिरर के सामने आप जब भी खड़े होगे या फिर कोई ऑब्जेक्ट रखोगे उसका इमेज बनेगा, वो कैसा इमेज होगा? वो होगा वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है हमारा, उसमें हम क्या बनाएंगे? रे डायग्राम। किस चीज़ का? कि जब आप प्लेन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखते हो तो जो उसका इमेज बनता है वो कैसे बनता है, वो कैसे डायग्राम से बनाया जाता है, वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। मतलब प्लेन में जो इमेज का फॉर्म होगा, किस चीज़ का इमेज बनता है? ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, हमें पता है। तो ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास वो दो ऑब्जेक्ट हैं। पहला ऑब्जेक्ट है हमारे पास वेरी स्मॉल, जिसको हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। दूसरा है वेरी लार्ज, जिसे हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जब हम लोग वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट लेंगे तो उसका जो रे डायग्राम बनेगा, मतलब प्लेन में जो हम लोग इसका इमेज बनते हुए देखेंगे वो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होगा तो उसका इमेज कैसे बनेगा प्लेन मिरर में, ठीक है।
ये प्लेन मिरर है, ठीक है, ये एक प्लेन मिरर है। प्लेन की मिरर के सामने एक बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट को हम लोग किससे दिखलाएंगे, शो करेंगे, एक डॉट से, ठीक है। ये वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब एक चीज़ जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज किसी भी मिरर में तब फॉर्म होगा जब इससे निकलती हुई लाइट रे इसके ऊपर गिरेगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो लाइट रे आकर के मिलेगी। मैंने क्या कहा, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज मिरर में तब बनता है जब इससे निकलती हुई रे, इससे जो निकलेगी, मैंने आपको बताया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो सबसे लाइट निकलती है, या तो उसकी खुद की होती है या तो वो दूसरे की लाइट छोड़ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लुमिनस ऑब्जेक्ट नहीं हूँ, मेरे पास खुद की लाइट नहीं है, लेकिन मैं भी अभी लाइट छोड़ रहा हूँ। कैसे छोड़ रहा हूँ, बाहर सूरज से बहुत सारी रोशनी आकर के मुझ पर गिर रही है और फिर वो रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इस तरह मैं भी क्या कर रहा हूँ, लाइट छोड़ रहा हूँ। वैसे ही ये ऑब्जेक्ट भी लाइट छोड़ेगा, ठीक है। तो इसका इमेज इस मिरर में तब बनेगा जब ये जो छोड़ रहा है लाइट, वो टकराने के बाद कुछ लाइट ये छोड़ेगा, टकराने के बाद जब लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट आकर के मिलेगी, तब इसका इमेज फॉर्म होगा कहाँ पे, मिरर में, ठीक है। बस ये बताना था, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो ये एक मेरा प्लेन मिरर है और ये क्या है, एक पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मुझे पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो क्या करता है, लाइट रे छोड़ता है। तो सबसे पहले लाइट रे ये इधर जा रही है, टकराने के बाद ये इसी रास्ते से वापस आ जाएगी, है कि नहीं। पहले कि ये लाइट रे जा रही है इधर से ऑब्जेक्ट से, और टकराने के बाद ये इधर वापस आ जाएगी, क्योंकि अगर ये ऐसे रहती तो टकराने के बाद ऐसे आती, लेकिन जब सीधी रहेगी, ठीक है, तो क्या होगा, इसी रास्ते से वापस आ जाएगी। इस टाइम पे क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो क्या होता है, सब जीरो के बराबर होता है। क्या होता है, जीरो के बराबर होता है, ठीक है। ये एकदम इजी सी चीज़ है, आप लोगों को समझना है, समझने में कोई मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि देखो, ये सबसे पहले इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे दोनों साथ साथ है, ये दोनों साथ साथ है कि नहीं। ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे वापस आ रही है, तो दोनों साथ साथ है, दोनों के बीच में एंगल कितनी है, 0 डिग्री। अगर मान के चलो ये इंसिडेंट रे रहती और ये रिफ्लेक्टेड रहती तब ना ये एंगल बनता, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों एंगल, दोनों रे साथ साथ है, तो एंगल कितना है, 0 है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये बात, ठीक है। अब ये दूसरी रे जो टकराने के बाद कुछ ऐसे आ जाएगी, ठीक है। अब जो मैंने आपको क्या बात बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मिरर में इमेज बनने के लिए ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका मिलना ज़रूरी रहता है, ठीक है। तो अब हमको ये बताओ, मुझे ये बताओ कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे किधर जा रही है और ये किधर जा रही है, क्या ये मिलती हुई दिखाई दे रही है, नहीं दे रही है। तो क्या इसका मतलब इमेज बनेगा, बनेगा, ज़रूर बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा, क्योंकि ये लाइट इधर मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसी लाइट को जो इधर जा रही है रिफ्लेक्ट होने के बाद इसी लाइट रे को पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे, मतलब पीछे की तरफ खींचेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन, ठीक है। ये कुछ ऐसे जाएगी और ये वाली लाइट रे जो इधर जा रही है इसको भी हम लोग क्या करेंगे, पीछे की तरफ लेंगे। तो ये कुछ यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो किधर बन रहा है, इस साइड पे, मिरर के इस साइड। तो अब आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो भी इमेज, जो भी ऑब्जेक्ट की इमेज आपका राइट साइड पे बने, मतलब कि मिरर के दूसरे साइड पे बने, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। क्या, वर्चुअल इमेज। इसीलिए कहा जाता है कि प्लेन मिरर में जब भी इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, वर्चुअल इमेज। क्यों, क्योंकि जो इसका इमेज बन रहा है वो सबसे पहले किससे बन रहा है, एक्सटेंशन से। मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट एक इधर जा रही थी और एक इधर जा रही थी, इधर मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही थी। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसका एक्सटेंशन लिया, मतलब इसी लाइट रे को पीछे की तरफ ली और यहाँ पे ये दोनों लाइट रे मिलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों लाइट मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे उसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मान के चलिए, यहाँ से प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी 5 मीटर है, तो इमेज और यहाँ से भी दूरी कितनी होगी, 5 मीटर है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा वो कब बनेगा, जब रिफ्लेक्टेड लाइट आकर के मिलेगी एक दूसरे से। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही थी, तो हमें क्या करना पड़ा, हमें इसे पीछे ले जाना पड़ा और पीछे मिलाना पड़ा, ठीक है। इसी तरह अब वर्चुअल इमेज का हमारे पास दूसरा डेफिनेशन आ गया है। दूसरा डेफिनेशन क्या है कि जब भी
इमेज मिरर के दूसरी तरफ फॉर्म होगा तो वो कौन इमेज होगा? वर्चुअल इमेज। फॉर एग्जांपल लाइट रे यहाँ पे आके मिलती हुई दिखाई दे रही है तो यहाँ पे इमेज बन रहा है। अभी कनकेव मिरर में या फिर कन्वेक्स मिरर में आपका जो इमेज बनेगा वो इधर ना बन करके इधर बनेगा, ठीक है। तो जो इमेज इधर ना बन करके इधर बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे रियल ऑब्जेक्ट, सॉरी रियल इमेज कहेंगे, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो भी इमेज मिरर के इस साइड बने उसे हम क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज, और जो इस साइड बने उसे हम क्या कहते हैं? रियल इमेज, ठीक है। समझ में आ गया? अब हम लोग चलते हैं वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा प्लेन मिरर में वो कैसा बनेगा, ठीक है। एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि इस पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोगों ने कितने रे का इस्तेमाल लिया है? एक इधर जा रहा था और एक इधर जा रही है, टोटल 2 रे का। कितनी रे का? टोटल 2 रे का, ठीक है। अब हमको किसका दिखलाना है? वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट का। फिर से किसमें दिखलाना है? प्लेन मिरर में इसका इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास प्लेन मिरर, और जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट है तो हम लोग बड़े ऑब्जेक्ट को कैसे दिखलाते हैं? एक एरो से दिखलाते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, मान के चलो ये मिरर है और ये मैं खड़ा हूँ, ठीक है। तो मेरा भी जो इमेज बनेगा वो कब बनेगा? जब मुझसे निकलती हुई लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद वो किसी पॉइंट पे आकर के मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले चूंकि वो पॉइंट ऑब्जेक्ट था तो उससे हमने क्या करा था? उससे हमने सिर्फ 2 रेज ली थी, लेकिन ये थोड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट है और इसकी हाइट भी है तो हम लोग यहाँ से 2 रे लेंगे और यहाँ से 2 रे लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया क्या बोला मैंने? क्योंकि इससे पहले वाले केस में वो पॉइंट ऑब्जेक्ट था तो हम लोगों ने एक सीधे की तरफ लिया था और एक नीचे की तरफ, टोटल 2 रेज ली थी। लेकिन ये थोड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 4 रेज लेंगे, 2 इधर से और 2 इधर से। वो कैसे? ये देखिए, एक लाइट रे इधर गई, टकराने के बाद वो इधर आ जाएगी, ठीक है। और एक लाइट रे इधर गई, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद वो इधर हो जाएगी, ठीक। अब मुझे बताओ क्या ये दोनों रे कहीं पे मिलती हुई दिखाई दे रही है? नहीं, ये जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा वैसे वैसे ये दूर जाती जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको पीछे की तरफ लेंगे, डॉटेड लाइन से दिखलाते हैं, पीछे की तरफ एक्सटेंशन लेना, ठीक है। तो लाइट जो है कुछ यहाँ पे जाकर के मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो मतलब ये जो मेरा हेड है, मेरे हेड का इमेज कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे। एरो का हेड का इमेज यहाँ पे, तो मेरे हेड का इमेज कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे? यहाँ पे से 2 रेज लेंगे, टेल से मतलब पैरों से। तो एक सीधी रे टकराने के बाद फिर वापस इधर, ठीक है। और एक और टेढ़ी रे रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर वापस। अब मुझे ये बताओ कि अब ये दोनों रे देखना है, ये दोनों दूरी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे मिलती हुई दिखाई दे रही है? नहीं दे रही है। तो अब हम लोगों को क्या करना है? फिर से एक्सटेंशन लेना है, मतलब पीछे की तरफ लेना है। तो इस कुछ पॉइंट पे हमें क्या कर रही है? दोनों रिफ्लेक्टेड रे उसका एक्सटेंशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुछ नहीं करना, अब हमें ये दोनों पॉइंट को जोड़ देना है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे देखो, इतना सा ये इमेज बन रहा है, ठीक है। अब मान के चलो अगर ये ऑब्जेक्ट जो है मिरर से 5 मीटर की दूरी पे रखी हुई है तो ये जो इमेज बनेगा वो भी मिरर से कितनी दूरी पे बनेगा? 5 मीटर। अब मुझे ये बताओ कि ये जो इमेज बन रही है ये रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है? इसका आंसर है वर्चुअल इमेज। क्यों? क्योंकि प्लेन मिरर में हमेशा जो इमेज फॉर्म होगी वो कौन सी होगी? वर्चुअल इमेज होगी। और दूसरा डेफिनेशन क्या था कि जो भी इमेज मिरर के इस साइड पे बने, मतलब राइट हैंड साइड पे बने, वो कौन सी इमेज होगी? वर्चुअल इमेज। वेरी गुड। तो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर में आप लोगों को इतना ही सा पढ़ना था। वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए हम लोगों ने 2 रेज ली थी, ठीक है। और ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज तब बनेगा जब लाइट मिलेगी कहीं पे, लेकिन दोनों ही केस में लाइट कहीं पे नहीं मिली तो हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने पीछे की तरफ एक्सटेंशन लिया और पीछे की तरफ मिला। तो जिस चीज़ का भी इमेज पीछे की तरफ बनेगा वो इमेज क्या हो जाएगी? वर्चुअल इमेज हो जाएगी। आई होप अब आप लोगों को पूरी की पूरी चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। अब हमारा एक लास्ट, इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, वो है लैटरल इन्वर्जन। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अब वो है लैटरल इन्वर्जन।
सबसे पहले डिफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ अ फिनोमिना इन विच राइट हैंड साइड ऑफ अवर बॉडी appears to be left hand and left hand side of our body appears to be right hand in mirrors। मतलब कि एक फिनोमेना है जिसमें क्या होता है कि अगर आप मिरर के सामने खड़े हो जाओगे तो अगर आप अपना राइट हैंड साइड ऊपर करोगे तो जो आपका इमेज बन रहा है वो आपको ऐसे दिखेगा, तो वो अपना आपको लगेगा कि वो क्या कर रहा है, अपना लेफ्ट हैंड हिला रहा है, ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ऊपर कर रहा है, ठीक है। फिर से मैं समझाता हूँ कि देखो अगर आप मिरर के सामने खड़े हो ऐसे, तो मिरर आपको कैसे दिखता है, ऐसे दिखेगा, इधर देखेगा, ठीक है। तो अगर आप अपना राइट हैंड साइड ऊपर करोगे तो मिरर क्या करेगा, अपना लेफ्ट हैंड साइड ऊपर करेगा, मतलब मिरर में जो इमेज बन रहा है। तो इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्जन। सबसे पहले देखो ना, लैटरल मतलब क्या होता है, लैटरल मतलब होता है साइडवेज, मतलब साइड, ठीक है। और इन्वर्जन मतलब उल्टा, इन्वर्जन मतलब उल्टा, तो मतलब साइड का उल्टा होना, ठीक है। यही सबसे बड़ा रीज़न है। जब आप लोगों ने एम्बुलेंस देखी होगी तो एम्बुलेंस में लिखा हुआ होगा, एम्बुलेंस जो लिखा हुआ होगा वो कैसे, ना AMBU ऐसे करके नहीं लिखा हुआ होगा, कैसे लिखा हुआ होगा, पहले E फिर C फिर N ऐसे करके लिखा हुआ होगा। ऐसा क्यों, ताकि जब इसका इमेज आपकी गाड़ी के साइड मिरर में बने तो आप लोगों को पता चल जाए कि ये जो गाड़ी है पीछे वो क्या है, एम्बुलेंस है, और आप इसको साइड दे दो ताकि वो आगे चली जाए, ठीक है। अगर मान के चलो ये ऐसे बनी होती, ये ऐसे लिखा रहता एम्बुलेंस के गाड़ी के सामने, तो क्या होता, अगर ये नॉर्मल जैसा लिखा रहता है वैसा लिखा रहता तो क्या होता है कि अगर मिरर में देखा जाता है इसको, साइड मिरर में, तो ये कुछ E पहले लिखा हुआ आता, फिर C पहले लिखा हुआ आता, फिर N लिखा हुआ आता, फिर A लिखा हुआ आता, फिर L, फिर U, फिर B, फिर M, फिर A, तो कुछ समझ में नहीं आता, मतलब पढ़ने वाला पढ़ नहीं पाता। लेकिन अगर इसी को हम लोग उल्टा लिखेंगे, मतलब उल्टा अगर लिखा रहेगा ताकि इसका इमेज जो है वो सीधा बने, तब जो गाड़ी चला रहा है वो साइड मिरर में देखेगा तो उसको लिखा हुआ भी समझ में आएगा कि अच्छा ये एम्बुलेंस लिखा हुआ है, और वो साइड हो जाएगा ताकि एम्बुलेंस जो है गाड़ी आगे चली जाए, ठीक है। तो आई होप अब आपको लैटरल इन्वर्जन भी समझ में आ गया होगा। लैटरल इन्वर्जन मतलब साइड का उल्टा होना, ठीक है। तो यही था हमारे लेक्चर के पहले लेक्चर में, जितना भी टॉपिक्स थे हमने क्लियर कर लिए। तो इस लेक्चर को एंड करने से पहले हमारे पास एक लास्ट टॉपिक, तो इस लेक्चर को एंड करने से पहले हमारा एक टॉपिक है जो कि बच गया था, वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ प्लेन मिरर। हम लोग उसको डिस्कस करेंगे और ये लेक्चर यहीं पे एंड कर देंगे, ओके। इन्वर्टेड, ओके। तो जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ प्लेन मिरर, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज़, मतलब खूबी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज़ वर्चुअल। ये हमको भी पता है कि प्लेन मिरर में जितने भी इमेजेस बनेंगे ऑब्जेक्ट की वो कैसी होंगी, वर्चुअल होंगी। क्यों वर्चुअल होंगी, क्योंकि जो इमेज बनता है हमने डायग्राम में देखा, रेड डायग्राम में प्लेन मिरर के, कि जो ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा था, तो अगर ऑब्जेक्ट मिरर के इस साइड है तो इमेज किस साइड बन रहा था, वो मिरर के राइट साइड पे बन रहा था। तो वैसे इमेजेस जो हमेशा राइट साइड पे बनेंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल। आई होप आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया हो। इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट, मतलब कि प्लेन मिरर के द्वारा जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है वो कैसा होता है, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब क्या होता है, सेम साइड अप। फॉर एग्जांपल ये आपका प्लेन मिरर है और इसके सामने मैं खड़ा हूँ, ठीक है। तो जो मेरा इमेज बनेगा वो भी ऐसा ही बनेगा कि सर ऊपर है और पैर नीचे है, ऐसा नहीं कि पैर ऊपर है और सर नीचे है, ठीक है। ऐसा क्यों कहा गया, आखिर इसके कहने की, इरेक्ट कहने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, क्योंकि आगे जो मिरर्स आएंगे हमारे उसमें क्या होगा कि अगर आप सीधे खड़े हो तो आपका इमेज जो बनेगा वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। लेकिन प्लेन मिरर के केस में ऐसा नहीं होता। प्लेन मिरर के केस में इमेज जो बनता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो सीधा ही बनता है। अगर कोई चीज़ सीधी रखी है तो उसका इमेज कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, ओके। आई होप आपको दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो चुका होगा। तीसरा पॉइंट है, द साइज ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर इज सेम एज ऑब्जेक्ट। मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे कोई ऑब्जेक्ट लिया आपने, फॉर एग्जांपल मैंने एक बॉक्स लिया, इसका साइज है कुछ 2 मीटर का, कितना, 2 मीटर का। तो जो इमेज बनेगी प्लेन मिरर में वो भी क्या बने, कितने में, उसका साइज कितना होगा, 2 मीटर का, ठीक है। चौथा पॉइंट, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब इसमें क्या बोल रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मिरर में
इमेज बनेगा वो ठीक उतनी ही दूरी पे बनेगा जितनी दूरी पे वो ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं ये बता भी चुका था जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन कर रहे थे प्लेन मिरर का। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि ये मिरर है, मिरर की कुछ दूरी पे क्या रखा है, एक ऑब्जेक्ट जो कि है बॉक्स। मान लेते हैं वो कितने दूरी पे रखा हुआ है, 10 मीटर पे। तो जो इसका इमेज बनेगा वो किधर बनेगा, राइट साइड पे बनेगा मिरर के, और वो कितनी दूरी पे बनेगा, 10 मीटर के। आई होप आपको ये भी बात समझ में आ गई, ठीक है। और जो एक चीज़ मुझे बतानी है, फॉर एग्जांपल अब क्या है, इसका दूसरा एग्जांपल लेके बता दूं क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं। ये मैं हूँ मिरर के सामने, और जो इमेज बनेगा वो किधर बनेगा, मिरर के इस साइड बन रहा है, तो मतलब वर्चुअल इमेज है वो। अब अगर मैं मिरर की तरफ बढ़ रहा हूँ 1 मीटर पर सेकंड से, तो जो इमेज है वो भी कितने स्पीड से बढ़ेगा मेरे तरफ, इस साइड बढ़ेगा मेरे तरफ 1 मीटर पर सेकंड से। तो हम दोनों एक दूसरे की तरफ कितनी स्पीड से बढ़ रहे हैं, 1 मीटर और 1 मीटर, टोटल 2 मीटर पर सेकंड से। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डीपीपी में डाले हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर है हमारा, दूसरा भी और तीसरा भी, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज द सेम डिस्टेंस। ये भी हो चुका है हम लोगों का कि मिरर से जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा रहेगा उतनी ही दूरी पे इमेज भी बनेगी। लास्ट पॉइंट, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड। मतलब कि जो इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर में वो क्या होगा, लैटरली इन्वर्टेड, मतलब उसका साइड क्या हो जाएगा, उल्टा। फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे खड़े रहोगे तो इमेज जो बनेगी प्लेन मिरर में वो कैसे बनेगी, वो आपको ऐसे ही देख रही होगी। ये मैं बता चुका हूँ, लैटरल इन्वर्जन है। तो अब करते हैं हमारा पहला लेक्चर यहीं पे एंड। आप लोगों को लेक्चर मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने पूरा लेक्चर देख लिया है। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जाना है, नोट्स को डाउनलोड कर लेना है जो कि PDF फॉर्म में है, और इस लेक्चर से रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस आ सकते हैं मैंने वो किस में डाल दिए हैं, DPP में। आप लोगों को कोशिश करनी है कि वो DPP सॉल्व करने की, ठीक है। गुड बाय, टाटा, टेक केयर।